नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह, फाउंडर हूँ रूहे मोहब्बत का। और आज आप सबको मिलवाने जा रहा हूँ दीपक श्रीवास्तव जी से। ये हमारा ऑनलाइन कैंपेन था जीतेंगे हम, उसके नंबर 1 पोजीशन पे रहे हैं। उस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव था कोविड-19 के बारे में अवेयरनेस फैलाना और लोगों को मोटिवेट करना वैक्सीनेशन के लिए। तो दीपक जी, आपका स्वागत है और हार्टी कांग्रेचुलेशंस कि आप फर्स्ट पोजीशन पे आए उसमें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूंगा कि आप हमारे ऑडियंसेस को थोड़ा सा ये बता दें, दीपक श्रीवास्तव है कौन? सर धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और सबसे पहले मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मेरी पोयम को पढ़ा और उन्हें अच्छी भी लगी। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि लोगों ने ना सिर्फ मेरी कविता को सराहा बल्कि मुझे टॉप 10 में पहुँचाया, इनफैक्ट टॉप 1 में कर दिया। हाँ, लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि कुछ लोगों को ज़रूर ऐसा लगा होगा कि कुछ और हो सकता था इसमें बेहतर। तो मैं चाहूँगा वो लोग जो है मुझे एक बार फिर से आगे बढ़ाएँ और मुझे हिम्मत दें ताकि मैं जो चीज़ की कमी रह गई है उसको आगे बढ़ाऊँ। लेकिन हाँ, क्रिस्प हो, डिटेलिंग में ना जाएँ क्योंकि फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे। और जहाँ तक बात रही मेरे बारे में, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको एक छोटी-सी पोएम के साथ दूँगा अपना, जिसको जी आप बिल्कुल। जिसको मैं बिल्कुल। चाहता हूँ कि सब लोग हाँ। सुनें। जी। पेशे से घुमक्कड़ हूँ, लोगों को घुमाता हूँ, दिल से कलमकार हूँ, अच्छी बातें लिखता हूँ और बताता हूँ। नाम है दीपक मेरा, नाम है दीपक मेरा, उम्मीद की रोशनी फैलाता हूँ। उम्मीद पर दुनिया कायम है, खुशी और हिम्मत को बढ़ाता हूँ। वाह! धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब इंट्रोडक्शन दिया आपने इन पंक्तियों में दीपक जी अपना। और जहाँ तक आपने कहा कि अगर किसी को आपकी कविता में कमी लगे तो वो आपको फीडबैक दे सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा-सा कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा कि अ, परफेक्शन कभी अचीव हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर हम ये बोले कि चीज़ परफेक्ट है तो मतलब उसमें फर्दर कोई इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही और बात है सर हम आपकी। सब असल में लगातार परफेक्ट होते जा रहे हैं, राइट? हम सीखते जा रहे हैं और हमें सीखते रहना है। और यही परफेक्शन है असल में, कि जब आप अपने आप को, अपनी कमियों को ढूँढ के उसमें आगे बढ़ते जाते हैं, वही परफेक्शन है। तो अब आपने अपनी पंक्ति में कहा कि घुमक्कड़ हूँ मैं, राइट? लोगों को घुमाता हूँ। ट्रैवल का आपका काम है। तो जी सर। अभी अ, कोविड-19 जैसे ही आया, कोरोना 2020 पूरा साल बहुत ही बुरा बीता है सबके लिए। बिल्कुल। 2021 हम छठे महीने में हैं और 6 महीने कोई अच्छे नहीं बीते 2021 के लिए, यानी 1.5 साल। और ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का क्या हाल हुआ है, हम सब देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे भी कई दोस्त हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कैसा रहा है ये साल दीपक जी आपके लिए प्रोफेशनली, और उसका इम्पैक्ट कैसे पहुँचा आपके लिए, घर पे भी कैसा पहुँचा? कैसे मैनेज कर रहे हैं? सर अगर मैं प्रोफ़ेशनली बात करूँ तो 17 मार्च 2020 को हमारा लास्ट क्लाइंट इंडिया से ट्रैवल करके गया वापस। ओके। कि मैं पेशे से घुमक्कड़ हूँ, मैं एक ट्रैवल प्रोफ़ेशनल हूँ और मैं एक इनबाउंड कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, जी। जिसमें कि हम जो है विदेशी लोग, जो विदेशी पर्यटक हमारे देश में आते हैं, हम उनको हिंदुस्तान घुमाते हैं। ओके। ना सिर्फ़ हिंदुस्तान, इसके अलावा में हम उनको नेपाल, भूटान, श्रीलंका, हुँ, हुँ। ये सारी कंट्रीज़ भी घुमाते हैं। ओके। तो अब बिज़नेस बिल्कुल ठप हो गया है हुँ, फिलहाल। हुँ। और अनफॉर्चुनेटली कोरोना की जो सेकंड वेव आई, जी। उसकी वजह से हमारा ये 2021 भी बहुत बुरा है, बिल्कुल। ऐसे ही जाएगा। मुझे जी। उम्मीद नहीं है कि इस साल भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई क्लाइंट आए। हुँ। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन मे बी गोइंग फॉरवर्ड जुलाई अगस्त से चीज़ें जब और सुधरने लगेंगी, जैसे कि हमने अपनी पोएम में भी कहा है कि भाई वैक्सीनेशन करवाइए। और मुझे उम्मीद है कि बाकी सब लोग भी जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, वो लोग भी अपने आप को वैक्सीनेट करवाएँगे। और उसके बाद में हमें उम्मीद है कि जब लोग वैक्सीनेट हो जाएँगे तो थोड़ा-सा डर कम होगा, माहौल में थोड़ी राहत आएगी, जी। जिसकी वजह से लोग जो घरों में बंद हैं अपने, वर्क फ्रॉम होम सब कह रहे हैं, बट वर्क फ्रॉम होम में हो क्या रहा है? आप बिल्कुल। अपने आप को कैद करके रखे हो, हुँ, क्योंकि आप बाहर किसी से मिल नहीं सकते, हुँ। जिसको कि सरकार ने नाम दिया सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ, ये सोशल डिस्टेंसिंग मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सोशली तो आप जुड़े हुए हो,
जी, अगर सोशली आप नहीं जुड़ोगे तो फिर आप ह्यूमन बीइंग ही नहीं हो। जी, एग्ज़ैक्टली। तो ये डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करके रखिए, बट हाँ, उस डिस्टेंसिंग का पालन भी प्रॉपर्ली कीजिए। ऐसा नहीं है कि हम आपस में तो गले मिल रहे हैं और दूसरे वाले सामने वाले को बोल रहे हैं नहीं भाई दूर रहना मेरे से। हाँ, तो यहाँ पे हमें जो है ना बदला नहीं लेना है। यहाँ पे हमें सब लोगों को साथ लेके चलना है। क्योंकि उन्नति जो है ना वो एक अकेले आदमी की नहीं हो सकती। जी, उसके लिए हर आदमी को साथ आना पड़ेगा। अगर हम बात करें आज हम 130 करोड़ लोग हैं, तो एक अकेला आदमी कुछ भी बदलाव नहीं कर सकता। जी, लेकिन हाँ, वो जो कर सकता है, वो अपने आप में बदलाव ला सकता है। जी, अगर हर आदमी ये सोच ले कि मैं अपने आप में बदलाव लाऊँगा, मैं अपने आप को अच्छा बनाऊँगा, तो आप यकीन मानिए 130 करोड़ लोग कुछ भी नहीं है। जी, एग्ज़ैक्टली, ये सुधार, ये चीज़ें सब चीज़ इतनी जल्दी से दिखाई देने लगेंगी कि सब लोग वाह-वाह करेंगे और एक-दूसरे का साथ भी देंगे। तो सभी से एग्ज़ैक्टली। मेरी ये प्रार्थना है कि भाई आप लोग जो है प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ बिना देर किए अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सही संदेश दिया दीपक जी आपने। और जो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री गो थ्रू कर रही है उसे हम सब देख रहे हैं। मेरे भी एक फ्रेंड अभी इंग्लैंड वापस गई हैं और उन्होंने बताया कि इंडिया से अगर कोई जा रहा है तो उसको 10 से 12 दिन या 14 दिन जो है उन्हें अलग से होटल में रहना पड़ता है, क्वारंटाइन रहना पड़ता है। बिकॉज इंडिया इज रेड लिस्टेड, जो सेकंड वेव आया है अनकंट्रोल्ड। तो और सारे बाहर से आपका तो काम ही था विदेश से लोगों को यहाँ पे लाके भारत भ्रमण करवाना। तो वहां पे लोगों ने रेड लिस्ट कर दिया है इंडिया को, अपने सिटीजन्स को बोल दिया है कि वहां पे जाना, इंडिया में जाना खतरनाक है। तो ऐसे में तो टूरिज्म इम्पैक्ट हो ही रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि वैक्सीनेशन जरूरी है। तो अब हम चाहेंगे कि आपकी वो कविता जिसने आपको प्रथम स्थान दिलाया जीतेंगे हम कैंपेन में, तो आप हमें वह सुनाएं। जी सर, मैं आपको सुनाता हूँ। जी, कविता के शीर्षक जैसे आपने स्वयं दिया था, कैंपेन का नाम ही जीतेंगे हम था, जी, तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए ये कविता लिखी थी। जी, और कविता है, कितनी भी कठिनाई आ जाए, भले ही समय विपरीत लगने लगे, हिम्मत रखना, हौसला रखना, उम्मीद का दीपक जब तक है रोशन। परिस्थितियां बदल जाएंगी, खुशियां फिर लौट आएंगी, मौसम भी बदल जाएंगे, विजेता बन के उभरेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। दुनिया चलती जा रही दुनिया चलती जा रही है, वक्त बढ़ता जा रहा है, जो बीत गया वो बीत गया, नहीं उसको भले ही बदल पाए हम। आज जो खुश होकर जिएंगे, आज तो खुश होकर जिएंगे, आने वाले कल को मधुर बनाएंगे हम, आने वाले कल को मधुर बनाएंगे हम। बीते कल पे हमारा जोर नहीं था, बीते कल पे हमारा जोर नहीं था, पर आज हैं हम सक्षम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। जो टूट जाए वो हिम्मत नहीं, जो टूट जाए वो हिम्मत नहीं, जो रूठ जाए वो ताकत नहीं। ना मन को छोटा करना, ना मन को छोटा करना, आँखों को ना होने देना नम, आँखों को ना होने देना नम। बदलाव ही ज़िंदगी है, ठहराव ज़िंदगी को प्रिय नहीं। बदलाव ही ज़िंदगी है, ठहराव ज़िंदगी को प्रिय नहीं। मन की डोर को दिल से जोड़कर, मन की डोर को दिल से जोड़कर रखना हमेशा तुम संयम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। मतलबी लग रही है दुनिया तुझे। यहाँ पे थोड़ा-सा लोगों को बोला गया है कि भई आप जो है समझिए कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है। जी, मतलबी लग रही है दुनिया तुझे, पर क्या तू मतलबी नहीं रहा कभी? आज अपने भीतर झाँक कर देख, आज अपने भीतर झाँक कर देख, कभी रोके नहीं थे क्या तूने अपने कदम? कितनी ज़रूरत थी जब किसी को तेरी, कितनी ज़रूरत थी जब किसी को तेरी, तब क्या तूने गलत किया नहीं? बह जाने दे पश्चाताप के आंसू, बह जाने दे पश्चाताप के आंसू, आज हृदय को फिर हो जाने दे नम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। आज लगी समुंदर की लहरें तूफान, आज लगी समुंदर की लहरें तूफान, पर क्या तूने इन्हीं लहरों पे नहीं खेला? पर क्या तूने इन्हीं लहरों पे नहीं खेला? देखिए,
समय कैसे बदल रहा है ना, तो उसी के ऊपर है ये। फिर बिल्कुल। बड़ी खुशियों की चाहत रख, बड़ी खुशियों की चाहत रख, पर छोटी-छोटी मुस्कुराहटों को भी कर नमन, पर छोटी-छोटी मुस्कुराहटों को भी कर नमन। नहीं पता क्या होगा अगले पल, नहीं पता क्या होगा अगले पल, सबने है अपने हिस्से के सुख-दुख झेले, सबने है अपने हिस्से के सुख-दुख झेले। आसान नहीं है ज़िंदगी, पर बनाती है हमेशा संपन्न। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। बेसिकली आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, मिलेगा। ये कहने का मतलब था इसका। फिर बिल्कुल। है, खुशियों में खुश रहें, खुशियों में खुश रहें, दुःख में धैर्य करें धारण। कोरोना, कुरीतियों और बुराई से जंग ही है अब हमारा लक्ष्य। कोरोना, कुरीतियों और बुराइयों से, कोरोना जो है वो मैंने कुरीति और बुराइयों के साथ भी जोड़ा है, क्योंकि इनसे ही जंग है हमारी। तो जी। कोरोना, कुरीतियों और बुराई से जंग ही है अब हमारा लक्ष्य, जीत ही है अब हमारा नियम। उम्मीद है, विश्वास है, अमन और चैन फिर होगा कायम। परिस्थितियाँ बदल जाएँगी, खुशियाँ फिर लौट आएँगी और जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। बहुत खूब, बहुत थोड़ा-सा और है इसके इसमें, जी। आज एक ही गूंज है हर तरफ, ये स्पेशली है अब वैक्सीनेशन की बारी है। आज एक ही गूंज है हर तरफ, कोरोना को है हराना हमें। अपने जो दूर-दूर हैं, अपने जो दूर-दूर हैं, उनके साथ फिर है समय बिताना हमें। टीकाकरण है शुरू हो गया, टीकाकरण है शुरू हो गया, जन-जन को दे संदेश देती है मेरी कलम, जन-जन को संदेश देती है मेरी कलम। बचाना है परिवार, संगी साथियों और देशवासियों को, आओ लें ये कसम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। देर ना कीजिए, कवच यानी कि मास्क, देर ना कीजिए, कवच पहनिए और 2 गज दूरी का पालन कीजिए। जीवन है अनमोल, सुरक्षा चक्र को अभी मजबूत ही रहने दीजिए। आज ही खुद को नामांकित करें, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन करवाएँ। आज ही खुद को नामांकित करें। हैं यदि आप व्यस्क या बुजुर्ग, तो सर्वप्रथम तो सबसे पहले आपने यही काम करना है। जी। आज ही खुद को नामांकित करें। हैं आप यदि व्यस्क या बुजुर्ग, तो सर्वप्रथम हर तरफ फिर चहकेंगी बेटियाँ, बेटे भी खुशियों का बनेंगे माध्यम, बेटे भी खुशियों का बनेंगे माध्यम और जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। और आखिरी लाइन है ये, आइए इस मुहिम में मेरे साथ, आइए इस मुहिम में मेरे साथ, दिखा दें कोरोना को उसका अंजाम। हमारा लक्ष्य है कोरोना को खत्म करना है। तो आइए इस मुहिम में मेरे साथ, दिखा दें कोरोना को उसका अंजाम। हारना ही होगा कोरोना को, मिलकर हम बन जाएँगे अक्षम से सक्षम। टीकाकरण ही रक्षा करेगा सभी की, टीकाकरण ही रक्षा करेगा सभी की। प्रतिरोधक ये करेगा उत्पन्न, एंटीबॉडीज़ कहते हैं ना, तो प्रतिरोधक ये करेगा उत्पन्न। नहीं आज कुछ बेहतर इससे, ये है उपाय सबसे उत्तम। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत खूब और बहुत सही मैसेज दिया है आपने दीपक जी। और समाज में जो अभी हम महसूस कर रहे हैं, जो बदलाव आ रही हैं, बहुत सी चीज़ें जो परेशानियाँ आई हैं, सब मुद्दों को आपने उठाने की कोशिश की है। एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है आपका, बहुत खूब। तो अब थोड़ी-सी सीरियसनेस के बाद हम थोड़ा-सा अ, खुशी की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जीतेंगे हम मैसेज है हमारा, मोटिवेशन, है कि नहीं? बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। अ, हम आगे बढ़ते हैं, हमारा सबसे पहला मोटिवेशन तो हमारा अपना परिवार होता है। तो दीपक जी ये बताइए, आपके परिवार में कौन-कौन है? और मेरे परिवार में सर हम 6 लोग हैं। जी, मेरे पिताजी, जी, मैं, मेरी वाइफ़, 2 बच्चे और मेरा 1 भाई। ओके, वेरी गुड। अच्छा, पीछे आपके जो फ़ोटो है हाँ, बेटा-बेटी का, आपके हाँ, बेटा-बेटी है? बेटा-बेटी। हाँ, अच्छा, बेटा-बेटी है। नाम बताएँगे उनका आप? बेटे का नाम मुदित है और बिटिया का नाम सिदीक्षा। ओके। तो ये हमारे रूहे मोहब्बत की तरफ से बच्चों, आप लोगों को शुक्रिया पापा को मोटिवेट करते रहने के लिए। और अच्छा, मुझे ये बताइए कि घर जी सर। में आपके सबसे बड़े मोटिवेटर कौन है? सर घर में मेरे पास में सभी मोटिवेटर हैं, क्योंकि अच्छा। हर आदमी जो है ना मुझे सब कुछ अच्छा बताता है। हाँ। मेरी बिटिया वो मुझे बताती है कि सेल्स कैसे करनी चाहिए आपको। अच्छा। हाँ, सर ऐसा ना देखिए कि हमें हर
सबसे सीखने को मिलता है। बिटिया से मुझे सीखने को मिलता है, अगर आपने कोई काम करना है जी, तो उसको आप प्यार से भी कर सकते हैं। अगर प्यार से नहीं होता तो फिर आप गुस्सा दिखा के कर सकते हैं, और गुस्सा हाँ, दिखा के नहीं होता, आप रूठ के भी कर सकते हैं। हुँ, वो सेल्स टेक्निक मुझे बताती है। बेटा मुझे बताता है कि हमें कैसे खुश रहना चाहिए। जी, बेटे को हम कितनी बार होता है डाँट देते हैं, कभी-कभी, और आगे भी बढ़ जाते हैं थोड़ा-सा, हुँ, बट उसके बावजूद भी वो कभी भी इन चीज़ों को दिल से नहीं लगाता है, हाँ, और हमेशा जो है खुश रहता है, और हमें भी खुश होने के मौके देता रहता है। बिल्कुल, बहुत सही है, बहुत सही है। और अच्छा, उसके बाद मैं दो बात करूँगा अपनी पत्नी की। जी, मेरी पत्नी बहुत समझदार, वो जो है हमेशा कभी भी कितनी भी मुसीबत आ जाए, मेरा हाथ थाम के रख जी, तो मेरी पत्नी जो है, उनका मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी ये लगती है कि अगर हम कहीं मुसीबत में हैं, तो वो जी, मेरा हाथ हमेशा थाम के रखती हैं। वो कभी भी मुझे अकेला नहीं पड़ने देती। हाँ, जी, जब खुशियों की बारी आती है तो मैं ज़रूर कई बार आगे बढ़ के क्रेडिट लेने की कोशिश करता हूँ, जिसका वो कभी बुरा भी नहीं मानती। हाँ, बट लेकिन हाँ, हम कोशिश ये करते हैं, क्योंकि हमारा ना ये फंडा है, हाँ। हम लोग ये मान के चलते हैं जब तक हम साथ हैं, तब तक हमारी जीत है। बिल्कुल सही बात कहा आपने। जब तक साथ है, मुट्ठी एक है, तो उससे बड़ी बिल्कुल, ताकत और कुछ हो ही नहीं सकती है। सही बिल्कुल सही। बात है। अच्छा, मुझे ये और उसके बताइए। अलावा मेरे पिताजी हाँ, इसके अलावा मेरे पिताजी ने मुझे बचपन से लेकर के आज तक, मेरी माताजी और पिताजी ने मुझे हमेशा बहुत कुछ सिखाया है, जी, और मैं कहूँगा कोरोना का धन्यवाद भी दूँगा कि कोरोना ने मुझे टाइम दिया हाँ, कि मैं जो कुछ उन्होंने मुझे सिखाया, उसको मैं लिख पाया, और ओके, लिखने के बाद में उसको मैंने एक किताब का रूप दिया। द थर्ड एंगल ये किताब है। अच्छा, ये मैंने कोरोना काल में ही लिखी। अरे वाह! छ तो ये कोशिश तो किताब किताब किस बारे में है? ये किताब है आपको बताने के लिए कि आप क्या करें, क्योंकि क्वालिटी हर आदमी के अंदर होती है। जी, सिर्फ होता क्या है, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे सपने बड़े होते हैं, हमारी उम्मीदें बड़ी होती हैं, हमारी ख्वाहिशें बड़ी होती हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जी, तो ये सब चीज़ें छोटी-छोटी हो जाती हैं। जी, तो इन एग्ज़ैक्टली। छोटी ये चीज़ें छोटी हो गई हैं, भले ही छोटी हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मर गई हैं, ये आपके अंदर दबी हुई हैं। बस आपको क्या करना है, थोड़ा-सा टाइम, सिर्फ थोड़ा-सा टाइम, इन चीज़ों पे अगर आप देंगे ना, हुँ, तो आप क्या कर जाएँगे आपको भी पता नहीं है। मैं हुँ, धन्यवाद दूँगा रूहे मोहब्बत को, जिन्होंने मेरे अंदर का छिपा हुआ बोयट बाहर निकाला। जी, शुक्रिया, मुझे छुपा ध्यान है हुआ हाँ, मुझे ध्यान है, इससे पहले भी एक कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें कि एक पोएट्री एंथोलॉजी बन रही थी, जी। रूहे मोहब्बत की। तो उसमें मैंने प्यार के ऊपर एक कविता लिखी थी। तो तो हम वो जो है ना, चाहेंगे हाँ, हम चाहेंगे अगर आपके पास अभी है तो आप अगर हमें पढ़ के सुनाएँ, क्योंकि वो तो किताब के साथ ही बाहर आएगी और उम्मीद करता हूँ मेरी पब्लिशर से उससे बात हुई थी, तो उम्मीद करता हूँ इस महीने हम सबके पास उसकी पेपरबैक कॉपी पहुँच जाएगी। तो अगर आपके पास अभी वो कविता पढ़ी है तो आप सुना सकते हैं और नहीं तो क्योंकि हम रूहे मोहब्बत हैं तो हाँ, अगर मान लीजिए आपके पास अभी वो नहीं है तुरंत तो कोई बात नहीं है। आप आपके पास अभी जो कविताएँ तुरंत हैं, उनमें से कोई एक आप पढ़ दीजिए। हम रूहे मोहब्बत पे हैं और हमारे लिए कविताएँ जो हैं फ्यूल की तरह काम करती हैं, ईंधन की तरह। तो अगर कुछ आप हमारे लिए लाए हैं तो दीपक जी ज़रूर सुनाएँ। एक ना सर मैं आपको एक बड़ी छोटी-सी कविता सुनाता हूँ। जी, ये बहुत पुरानी कविता है, उस टाइम पे मैं स्कूल में पढ़ा करता था, जी। तो उस टाइम पे मैंने लिखी थी। बेसिकली एक जोक आया था, हुँ, हुँ। एक जोक आया था जिसको कि मैंने पंक्तिबद्ध किया। ओके। मैं आपको सुनाता हूँ। दया मेरी एक मित्र का नाम है। दया मेरी एक मित्र का नाम है, और उसने अपने पिताजी से पूछा एक दिन उसने अपने पिताजी से पूछा, आपको ही बताना होगा, मुझे तो समझ नहीं आता है, आखिर दीपक आपको क्यों नहीं भाता है? उसके पिताजी ने कहा, अच्छा है जो तुम्हें समझ नहीं आता है, अच्छा है जो तुम्हें समझ नहीं आता है, और तुम्हें समझना भी नहीं चाहिए। उसने पूछा क्यों? उसके पिताजी ने कहा, कमबख्त जब भी मिलता है
जब भी मिलता है यही कहता है, अंकल आपकी दया चाहिए, आपकी दया चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। अंकल जी को समझ में आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये किस उम्र में लिखा था आपने दीपक जी? कौन सी मैं क्लास में? सर उस टाइम में 9th में था, 9th अच्छा, में था मैं। 9th। ओके, 9th में हाँ, थे, टीनेज में थे अपने। हाँ, हाँ, और उसी समय मैंने एक पोएम लिखी थी, जो कि मैंने 10th क्लास में अपने, जब हम लोगों का सेरेमनी हो रही थी, तब उस टाइम पे मैंने ये कहा था, हमारे नेशनल स्पोर्ट्स डे था, उसमें हाँ, मैंने हाँ। सुनाई थी कविता। ये कविता थी शिक्षा के मूल्य के ऊपर। जी। बेसिकली उस टाइम में ना काफ़ी रूढ़िवादी चीज़ें चल रही थी, लोग जो है वो, कुछ लोग टेक्नोलॉजी को अपना रहे थे, कुछ लोग नहीं अपना रहे थे। तो जी। उसके बेसिस पे मैंने लिखा था, बट हाँ, क्योंकि मैंने कभी इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया, तो हम्म। मुझे लगा भी नहीं कि मुझे इसको पैशन के रूप में कंटिन्यू करना चाहिए। वो फिर जी। हवा ही हो गई। बहुत ओके। पुरानी है, बट मैं चाहूँगा अगर लोग इसको भी सुने तो काफ़ी पुरानी तो है आज के दौर में। वो ये हो सकता है कि आपको सम्मिलित ना लगे, सही ना लगे, संबंधित ना नहीं, हो, तो ये बट फिर हमें भी थोड़ा सा आप ये सुनने के। बताएं। हाँ, बिल्कुल सुनेंगे हम। पहले थोड़ा सा ये बताएं, ये कौन से सन की बात है? यानी आप किस टाइम पीरियड की बात कर ये है सर 1991 की बात। रहे हैं? ओ, आईटी का जब देश में एंट्री हाँ, हो रहा था। जी। एंट्री हुई थी, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल सुनाएँ आप। मैं भी उस समय, मगर आपसे तो छोटा ही था, मैं बच्चा ही था उस समय। पर न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ा करता था मैं, हुँ, किस हुँ, हुँ। तरीके से एंट्री हो रही है। मेरे स्कूल टाइम में, हाँ, क्योंकि मुझे रिसर्च में जाना था, तो मैं उस समय जो उनका साइंस फाई का सेक्शन आता था, काट के क्लिप्स रखता था, उन्हें हाँ, पढ़। बिल्कुल। तो चलिए बिल्कुल सुनाइए आप। सर कविता का शीर्षक है शिक्षा का मूल्य। जी। मैं स्कूल गया तो पता चला, दाखिला अभी नहीं हुआ। जब पता किया तो मालूम पड़ा, मेरे बाबूजी को है बुलाया गया। प्रार्थना की तो पता चला, प्रधानाचार्य जी ने है दाखिला रोका हुआ। वैसे तो सब ठीक है, पर कुछ हो नहीं सकता उनकी इजाजत के बिना। मैंने घर जाकर माँ बाबूजी को जब ये बताया, बाबूजी ने कहा, मुझे मालूम है, कल हम चलेंगे और प्रधानाचार्य जी से मिलेंगे। देखते हैं क्या हुआ, क्यों उन्होंने हमें बुलाया है। नया दिन, नई रोशनी साथ लाया था। खुशी थी कि आज दाखिला होगा, और कुछ परेशान भी मैं था। हम दोनों प्रधानाचार्य जी के सामने थे। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे नहीं देखा। फिर दाखिला पत्र उठाया और पिताजी को एक टक देखा। चश्मे के पीछे छुपी आंखों से मानो उन्होंने बिन बोले ही पूछा, ये किस तरह से आपने दाखिला पत्र यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरा है? ये किस तरह से दाखिला पत्र भरा है आपने? समझ नहीं आया, ये जवाब नहीं सूझा। पिताजी ने भी सवाल दागा, क्या हुआ महोदय? सर जी ने कहा, मुझे समझ में आया नहीं, ये फॉर्म आपने है कैसे भरा? जब आप कायस्थ हैं, जब आप कायस्थ हैं, तो फिर आपका बेटा पिछड़ी जाति कैसे? बस यही राज जानने की तकलीफ दी और आपको बुलाया है। बस यही राज जानने के लिए तकलीफ दी आपको और बुलाया है। अब पिताजी को कहा, अब आपको भी बताता हूँ। मैं और प्रधानाचार्य दोनों स्तब्ध थे। मैं और प्रधानाचार्य दोनों स्तब्ध थे। क्या छुपाऊं और क्या कहूं? पिताजी बोले, मैंने पर्चा एकदम सही भरा है। पिताजी बोले, मैंने पर्चा एकदम सही भरा है। ये पिछड़ी जाति में कैसे आता है, मैं आपको समझाता हूँ। दुनिया तरक्की कर रही है, आप मानते हैं इस बात को? हाँ में सर हिलाना पड़ा श्री प्रधानाचार्य जी को। हमारे आस पड़ोस में भी तरक्की है हो रही, सिर्फ यही है वो पीछे रह गया है जो। हमारे मोहल्ले में सब पिता पॉप हो गए। हमारे मोहल्ले में सब पिता पॉप हो गए। पड़ोसी भी हमारे तरक्की कर पापा से डैड हो गए। पिताजी रोज पिताजी राज खोलते गए और एकाएक बोले, आपको भी ये प्रधानाचार्य ही कहता है? बाहर लगी अपनी तख्ती को देखिए,
अब आप भी प्रिंसिपल हैं हो गए। इतना सब कुछ हो गया, पर अभी मुझे ये बाबूजी कह के बुलाता है। इतना सब कुछ हो गया, पर अभी भी ये मुझे बाबूजी कह के बुलाता है। तो क्या ये पिछड़ी जाति में नहीं आता है? प्रधानाचार्य जी हैरान परेशान मुझे देख रहे थे। प्रधानाचार्य जी हैरान परेशान मुझे देख रहे थे और सोच रहे थे, क्या बाबूजी शब्द अब पिछड़ेपन की निशानी है? क्या मर्यादा में जीना आपको पीछे कर देता है? क्या रिश्तों की डोर आपको खुलकर जीने से रोक देती है? क्या आगे बढ़ने के लिए जरूरी है नैतिकता को छोड़ देना? क्या आगे बढ़ने के लिए जरूरी है नैतिकता को छोड़ देना? क्या जिंदगी आपको कुछ कर गुजरने से रोक देती है? दाखिला तो मेरा हो गया, पर प्रश्न अभी वही है। दाखिला तो मेरा हो गया, पर प्रश्न अभी वही है। इन सवालों के जवाब की तलाश अभी भी जारी है। इन सवालों के जवाब की तलाश अभी भी जारी है। तरक्की करना अच्छा है, पर क्या खुद को बेलगाम करना जरूरी है? अपनी आंखों की पिपासा को माध्यम बना क्या लड़कियों को छेड़ना जरूरी है? क्यों किसी के गिरने पर आपको हंसी आ जाती है? क्यों किसी के गिरने पर आपको हंसी आ जाती है? किसी की खुशियां अब दूसरों को तकलीफ दे जाती है। क्या सबका साथ नहीं होना चाहिए क्या? क्या सबका साथ नहीं होना चाहिए क्या? अब आप भी सोचिएगा कि अभी उम्मीद सारी है। अभी उम्मीद सारी है। और लास्ट है, अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, शिक्षा का मूल्य पहचान लीजिए। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, शिक्षा का मूल्य पहचान लीजिए। आवाज उठाएं अगर गलत है हो रहा। आवाज उठाएं अगर गलत है हो रहा। अब खुद को जगा लीजिए। एक से ही शुरू होता है कारवां। एक से ही शुरू होता है कारवां। रुकिए मत और आगे बढ़िए। बातें तो बहुत कर ली हम सबने। बातें तो बहुत कर ली हम सबने। काम करें अब। आइए मेरा साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। इसमें भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समाज में जो बदलाव हो रहे थे उस समय, अभी तो थोड़ा सा हम कम मानते, मगर फिर भी अ, अभी भी बची हुई हैं वो चीजें जो आप बोल रहे हैं। भाषा का और इसका कि भाई हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो होता है, और बिल्कुल। ये सारी चीज कि भाई हिंदी वाला क्या ज्यादा जानेगा, अंग्रेजी वाला ज्यादा जानता है। कई जगह अब इसी तरीके से एक चीज ये भी है कि भाई प्राइवेट नौकरी करने वाले के जगह लोग सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढते हैं अपने यहाँ पे शादी के लिए। ये भी कुछ चीजें हैं कि आदमी की काबिलियत और उसका भविष्य क्या है, वो इन चीजों से नहीं डिटरमाइन करना चाहिए। बहुत सही कहा आपने। और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो दीपक जी, आपने बता ही दिया कि आप छोटे थे, स्कूल में थे, तभी से आपने लिखना शुरू किया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, जो ये कोरोना टाइम रहा, आपने एक किताब तक लिख के पब्लिश करा ली, तो लिखना किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल रहा? खासकर आप खुद ही बता रहे थे कि हम चार दीवारियों में फंसे हुए हैं, और कोरोना टाइम में मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस बढ़ जाता है। चाहे कितना भी आदमी खुश रहने की कोशिश करे, कभी न कभी तो वो मूड फ्लक्चुएट होता ही है। तो ऐसे में, और खासकर आपका जब बाय प्रोफेशनल इतना धक्का लगा है, तो किस तरीके से लिखना आपको मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद किया है, और इसके अलावा और क्या आप करते हैं अपने आप को मेंटली और इमोशनली फिट रखने के लिए? सर इसके लिए मैं जरूर कोरोना काल को, जैसे मैंने कहा, मैं धन्यवाद देता हूँ। जी हाँ, जैसे कि मैंने कोरोना काल में बुक लिखी, और इस बुक का जो है ना, अगर आप इसको पढ़ेंगे, ये अमेज़न पे भी अवेलेबल है। जी। इट सेज अ यूनिक एंड प्रैक्टिकल वे फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इससे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ये है कि हर आदमी जो है वो यूनिक होता है, हर आदमी जो है वो स्पेशल है, और हर आदमी जो है वो कामयाब है। सिर्फ जो कमी है वो ये है कि हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं। जी। जहाँ तक बात करूँ मेरी,
तो मैं कैसे यूनिक हूँ, मैंने अपना इसमें एग्जांपल दिया है कि स्टोरी ली है मैंने एक छोटी सी। हम लोग बचपन से जब न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तब से हम लोग हॉरोस्कोप वाला कॉलम एक ज़रूर देखते थे। हुँ। मैं उम्मीद करता हूँ शायद आपने भी कभी देखा होगा। जी, 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 बिल्कुल। तो क्या है, हॉरोस्कोप वाले कॉलम में ना कई बारी जब हम काम करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ ऐसी निकल जाती है जो कि हमारे को क्लिक कर जाती है और हम कहते हैं हाँ यार ये तो हुआ। उससे क्या होता है कि हमारा जो विश्वास है उस हॉरोस्कोप पे बढ़ जाता है जी। और धीरे-धीरे फिर स्पेशली पुराने टाइम में तो न्यूज़पेपर में ना 2 बार बड़े अच्छे हॉरोस्कोप आते जो कि ईयरली होते थे, राशिफल जो ईयरली आता था। हाँ, एक दिवाली के टाइम पे और हाँ। एक जब दिसंबर एंड होने वाला होता था। जी। बट लेकिन उस हॉरोस्कोप से समझने वाली चीज़ ये है कि वो हॉरोस्कोप करता क्या है? हुँ, देखिए, हॉरोस्कोप हमें ये नहीं बताता कि हम कैसी ज़िंदगी जी पाएँगे क्योंकि ये कॉमन हॉरोस्कोप है। हाँ, लेकिन अगर आपका पर्सनल हॉरोस्कोप बना हुआ है तो वो ज़रूर आपके लिए बता सकता है। और उस हॉरोस्कोप की ख़ासियत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उस हॉरोस्कोप की ख़ासियत ये है कि वो हॉरोस्कोप केवल आपका ही हो सकता है। हुँ। क्योंकि उस समय में, उस स्पेसिफ़िक समय में, उस पर्टिकुलर घड़ी में जब आपने जन्म लिया, तो रेयरली ही कोई ऐसा होगा जो कि आपके नॉलेज में कभी टकराएगा जिसको कि आपके जैसा ही हॉरोस्कोप बने। क्योंकि हर चीज़ें बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, ये भी एक साइंस है। तो अगर हम उन चीज़ों को ध्यान दें, तो हम अमेज़िंग हैं, क्योंकि हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ। जी। हम ब्रांड हैं अपने आप में। काफ़ी साल पहले तक मैं ये मानता था कि हमें तब तक मेहनत करनी चाहिए जब तक कि हम ब्रांड नहीं बन जाते। लेकिन इस कोरोना काल में मैंने ये समझा कि ब्रांड तो हम उसी दिन बन गए थे जिस दिन हम पैदा हुए। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपने आप को मार्केट करना है। हमें अपने ब्रांड को पब्लिसाइज़ करना है। ब्रांड तो हम हैं ऑलरेडी। हमें अपने आप को पब्लिसाइज़ करना है। हमें अपनी अच्छाइयों को आगे लाना है। क्योंकि जब हम अच्छाइयों को आगे लाएँगे, हम अच्छाइयों पे फ़ोकस करेंगे, तो ऑटोमैटिकली जो बुराइयाँ हैं, वो अपने आप बैक सीट होती जाएँगी और जो चीज़ पीछे जाएगी, वो हमेशा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके कम हो जाएगी और फिर ना के बराबर हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा खत्म हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। तो अगर हम अच्छाइयों पे ध्यान देंगे, तो अच्छा होगा। मैं इसके अलावा मैं मोटिवेशन सेशन भी देता हूँ वर्चुअल लर्निंग के। फिर मैंने एक जगह बताया था कि होता क्या है कि कोई भी चीज़ है ना, जब तक वो बैलेंस में नहीं आती, तब तक आपको लगता नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही है और कोई चीज़ नीचे जा रही है, तो जो चीज़ ऊपर जा रही है वो आपके दिमाग पे कब्ज़ा करती है। अब अगर हम इसी कब्ज़े को दिमाग के बारे में सोचें, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, तो होता क्या है जब हमें गाड़ी चलानी नहीं आती, तो हम बड़े ध्यान से गाड़ी चलाते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारा जो माइंड है, कहते हैं 2 माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड वो हमारे को हेल्प करता है, वो हमारे काम करता है। और धीरे-धीरे जब ये कॉन्शियस माइंड की चीज़ें हमारे को डेवलप होने लग जाती हैं, तो यही चीज़ें हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। और फिर होता क्या है, फिर हम जब एक्सपर्ट हो जाते हैं गाड़ी चलाने में, तो फिर हमें इतना सोचना नहीं पड़ता। गियर लगाया, एक्सेलेरेटर दबाया और चल पड़े। और सबकॉन्शियस माइंड हमें ऑटोमैटिकली बताता है कि यहाँ पे आपको ब्रेक लगाना है। तो वो चीज़ क्योंकि आपके रूटीन में आ गई, तो उससे आपको फिर दिक्कत नहीं आती। तो हमें ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने आप को पॉज़िटिव रखने के लिए अच्छी न सिर्फ़ अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों से बात करें, इसके अलावा में अपने परिवार के साथ में भी सौहार्द बना के रखें। क्योंकि आपका सबसे पहला जो हक है और आपका सबसे पहला जो फ़र्ज़ है, वो अपने परिवार के प्रति है। क्योंकि आप कितनी भी ऊँचाइयों को छू लें, अगर आप खुश नहीं हैं, तो यकीन मानिए आपका परिवार भी खुश नहीं रह सकता। क्योंकि हर आदमी भले ही कुछ भी है, हर आदमी अपने आप में एक ब्रांड है, लेकिन हर आदमी एक-दूसरे से जुड़ा भी है। तो हम इंटरकनेक्टेड हैं, तो इस कनेक्शन को बना के रखिए, कभी भी डिस्कनेक्ट मत होने दीजिए। और यही मेरी मोटिवेशन है, यही मेरी लॉन्ग टर्म लर्निंग है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए अब थोड़ा-सा हम इस इंटरव्यू को फन का बनाते हैं। अभी ये क्विक फायर राउंड है, ठीक है? ओके, मैं आपसे सवाल पूछूँगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आपको तुरंत जवाब देना है इसका, ठीक है? हुँ, हुँ। चलिए, मुझे ये बताइए आपका निकनेम क्या है? मेरा निकनेम दीपू। दीपू? अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है, मुझे लगा मैं यहाँ कुछ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जी। मेरी मम्मी मुझे प्यार से भैंसा कहती थी।
ये कुछ आपने यूनिक दिया। मैं हर इंटरव्यू में लोगों से सवाल पूछ रहा था, कुछ कहीं पे कुछ यूनिक निकल आए, पर आप अभी आज आपने कुछ एक यूनिक चीज बता दी। अच्छा, क्यों कहती हैं आंटी ये? हाँ, मेरी मम्मी मुझे भैंसा इसलिए कहती थी क्योंकि मैं ना बड़ा आलसी किस्म का आदमी। जी। तो अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मैं बैठना भी पसंद नहीं करता, हाँ। मुझे लेटने के लिए चाहिए। तो मम्मी कहती है भैंसा है। गजब का तुलना किया है आंटी ने। अच्छा, ये बताइए आपका फेवरेट फूड कौन सा है? फेवरेट फूड सर, जो मेरी वाइफ बना देती है वो मेरा फेवरेट फूड है। अब आप पूछेंगे क्यों, तो उसके पीछे कारण ये है कि कई बार होता है वो मुझसे पूछते हैं क्या खाओगे, हम्म, तो मैं कहता हूँ यार तुम ही देख लो, जो तुम्हें बनाना है वो बना लो। हम्म, अगर मेरे से कोई पूछे कि स्पेसिफिकली आपने क्या खाना है तो मैं बता नहीं पाता हूँ। हाँ, ठीक? वैसे तो सभी कहते हैं मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ अगर अच्छा खाना बनाती है तो पत्नी अच्छा खाना नहीं बनाती है, पत्नी भी अच्छा खाना बनाती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो खाने की क्वालिटी जो पहले थी यहाँ पे, वो आज यहाँ आ गई होती, लेकिन वो क्वालिटी आज भी वहीं मेंटेन है। वो इसलिए क्योंकि हर पत्नी एक माँ होती है, और माँ कभी खराब खाना नहीं बनाएगी। वाह, क्या बात है। आपने जो बड़ी बनाती है वो अच्छा है। बिल्कुल सही, आपने यहाँ पे ऐसे डिप्लोमेटिक जवाब दिया है कि अरे भाभी नहीं जी सर। को भी खुश कर दिया आपने कि इंटरव्यू जब वो देखेंगी सुनेंगी तो वो बोलेंगे कि थैंक यू, और आपको जरूर अच्छा कुछ मीठा मिलेगा। तो ऐसे में मेरा सवाल है, ये बताइए आपका हाँ, फेवरेट मिठाई कौन सी है? तो मेरी फेवरेट मिठाई है संदेश, बंगाली अरे वाह, मिठाई है संदेश, क्या बट मुझे बहुत अच्छी लगती है। वाह, मैं बहुत बताऊं, जब मैं कॉलेज में था हम्म, तो उस टाइम पे हमारे पास में एक बंगला साहब करके जगह है, हम्म, तो वहाँ पे ना एक मार्केट है, हम्म, निक्को होटल है उसके बगल में एक मार्केट है, बंगाली मार्केट। तो वहाँ पे एक स्वीट है, बंगाली स्वीट करके, उसके पास में संदेश मिठाई थी। मैंने सबसे पहले अपने फ्रेंड के साथ जाके वहाँ पे खाया था, और वो मुझे इतनी पसंद आई कि वो मेरी फेवरेट बन गई। उसके अच्छा, बाद मैं कभी यहाँ पे एक और बंगाली कॉलोनी है चितरंजन पार्क, कभी वहाँ जाता हूँ तो वहाँ से भी वही खाता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि खा लूँ जब भी मौका मिले। दैट इज गुड। तो आप क्योंकि ट्रैवलिंग में हैं, टूर एंड ट्रैवलिंग का आपका यस। काम है, तो मुझे ये बताइए, आ, आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? यानी एक जहां तक अभी आप पहुंचे नहीं हैं, और दूसरा वो जहां आप ऑलरेडी जाके आ चुके हैं। सर फेवरेट डेस्टिनेशन की बात करूँ तो मुझे मेरा घर ही फेवरेट लगता है, क्योंकि जब मेरा काम होता है तो सुबह निकल जाता हूँ, रात को कब आऊँगा मुझे पता नहीं। हम्म। बट अदरवाइज मैं बात करूँ तो मुझे राजस्थान बहुत अच्छा लगता है, मुझे केरला बहुत अच्छा लगता है, मुझे नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा लगता है, स्पेसिफिकली असम। अच्छा। हाँ, असम के पीछे एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी है मेरी, हाँ, कि असम पे जो है ना मैं गया था, तो मैं वहाँ पे ग्रुप को छोड़ने गया था। जी, बट भगवान की कृपा कहें कि जो भी कुछ हुआ, जो टूर लीडर हमें वहाँ पे ज्वाइन करना था उसकी तबीयत खराब हो गई। जी, तो उन्होंने मेरे को बोला भाई आपको जो है ना 3 दिन यहाँ पे ग्रुप के साथ रहना पड़ेगा जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाते। हाँ, कहते बंदे को क्या चाहिए, 2 आंखें। जी, एक तो मैं पहली बार वहाँ गया, ऊपर से मैं सिर्फ वहाँ पे ग्रुप को छोड़ने गया था, उसके बाद मुझे वापस आ जाना था। फिर वहाँ पे हाँ, मुझे मौका मिल गया भाई 3 दिन रहने का, तो हाँ, लकीली हम वहाँ पे काजीरंगा गए। हाँ, काजीरंगा गए और सर काजीरंगा में मैंने पहली बार वन हॉर्न राइनोसेरस देखा, गेंडा जो है मैंने पहली बार देखा। और मैं कहूँ शेर भी फेल था उसके आगे, मुझे वो शेर से भी अच्छा लगा। और मैं धन्यवाद देता हूँ आज भी उस समय को, कि वाह, मजा आ गया। अगर मौका मिलेगा मैं फिर से असम जाना चाहूंगा। तो यानी आपने यहाँ पे मेरा एक सवाल ले लिया। मैं पूछने वाला था आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है, तो आपने तो बता दिया, वन हैंड राइनो आपका फेवरेट एनिमल है। और अभी साथ में हम एक मैसेज भी देना चाहेंगे सबको, वो एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है, वन जी। हॉर्न राइनो। तो जो लोग असम में रहते हैं वो लोग तो उसको पोचिंग के अगेंस्ट काम कर ही रहे हैं। पर एक चीज बिल्कुल। मैं बाकी लोगों को भी बताना चाहूंगा, आज जब हमारा इंटरव्यू चल ही रहा है, कि आप लोग जो भी एनिमल से बने हुए प्रोडक्ट हैं उनको ना खरीदें, और खासकर ऐसे एंडेंजर्ड स्पीशीज एनिमल्स के अगर कोई भी प्रोडक्ट है उनका, उनको वन हॉर्न राइनो को उनके हॉर्न के लिए मार दिया जाता है, पोचर्स मार देते हैं जिससे उनकी संख्या कम हो रही है। तो आप उनके हॉर्न या हॉर्न से बनी हुई चीज को कतई ना खरीदें। हाथियों के दांत से बनी हुई चीज कतई ना खरीदें, क्योंकि इससे ये पोचर्स जो है करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और इन जानवरों को मार रहे हैं।
और चलिए, तो फिर हम आगे, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये बताइए, खाने में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बिल्कुल ही नहीं पसंद है? खाने में ऐसी कौन सी चीज़ है, तो बहुत सारी हैं, क्योंकि सब्जियों के मामले में अगर बात करूँ तो मैं बड़ी लिमिटेड चीज़ें खाता हूँ। जी। और स्पेसिफिकली सबसे जो मुझे नहीं अच्छी लगती वो भिंडी है। क्या बात कर और रहे हैं? इसके अलावा मैं, हाँ, और इसके अलावा मैं कढ़ी। अरे चलिए, और आगे जाएंगे तो बहुत लंबी है, फिर करेला भी ऐड हो जाएगा उसके अंदर में। ये तो तब अब यहाँ पे सवाल थोड़ा सा ट्विस्टेड हो गया, क्योंकि आपने जी बोला सर। जो भी आपकी वाइफ बनाती है आप वो खा लेते हैं। तो क्या कभी हाँ। वो आपसे नाराज हैं और उन्हें आपका लिस्ट मालूम है, देखो इसको ये नहीं पसंद है, इनको ये नहीं पसंद है, इनको ये नहीं पसंद है, आज यही बनाऊंगी मैं, ऐसा कुछ हुआ है कभी आपके साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ खैर मेरे साथ में अभी तक कभी भी। बट हाँ। हाँ, कभी ऐसा होता है कि यार बाकी सब लोगों का मन ये खाने का है, हाँ। तो मेरे लिए वो कुछ एक्स्ट्रा बना देती है साथ में। अच्छा। और अगर नहीं भी हुआ तो मेरी बेटी और मेरा बेटा, मैंने कहा ना मेरी बेटी वो पक्की सेल्समैन है, हाँ। तो वो स्पेशली थोड़ा सा डाल के लाएगी कि नहीं ये पापा आपको खाना पड़ेगा। हाँ। और फिर मेरे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं होता, खाना ही पड़ता है। बिल्कुल सही। यानी आपकी वाइफ के पास एक पक्का सिपाही है जो आपको पकड़ लेता है, हाँ, कहीं इधर उधर भागने नहीं एक देता। सर दो, हाँ, दो 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 सिपाही हैं मेरे पास। दो सिपाही है। बिल्कुल सही, बहुत जी। अच्छी बात है। अच्छा, तब फिर मुझे एक चीज ये बताइए, जब आपने हाँ। बोला कि खाने में नाराजगी नहीं निकालती है आपकी वाइफ, तो अगर कभी झगड़ा हुआ और वो नाराज है तो हाँ। नाराजगी हम्म। कैसे दिखाती हैं? सर अगर वो कभी नाराज हैं तो सबसे पहले तो वो बात करना बंद कर देंगी। अच्छा। अगर वो उन्होंने बात करना बंद कर दिया तो मुझे समझ में आया था कि हाँ गड़बड़ हो गई है, अच्छा। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हाँ। हाँ। तो शुरू में तो खैर मैं भी कोशिश करता था उन्हें मनाने की। फिर एक दो बार मैंने कहा कि यार मैं नहीं मनाता हूँ, हाँ। क्योंकि मुझे, मैंने एक दो जगह ये भी पढ़ा यार, अगर वाइफ नहीं बोली है तो और भी अच्छी बात है, अरे अगर वाइफ नहीं बोली तो कोई डिमांड भी नहीं आएगी। हाँ। लेकिन हाँ, उसका फर्क जरूर पड़ता है। अगर वाइफ आपसे नहीं बोल रही है तो यकीन मानिए कि वो जो खटक है ना, जी। वो आपको यहाँ पे नहीं यहाँ पे लगेगी। हम्म। और दिल में जब कुछ चीज लगेगी ना, तो जी। वो देर तक असर करेगी। तो तो इसलिए अब बेटर यही है कि आपके जितने भी डिफरेंसेस हों उनको आप जल्दी से जल्दी निपटा लीजिए। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा, जो मेरी वाइफ कहती है हमेशा, हम्म, कि कभी भी जो है ना, डिस्कशन को आर्ग्यूमेंट में मत कन्वर्ट करने दो। जी, बिल्कुल क्योंकि सही। होता क्या है, डिस्कशन डिस्कशन करते करते सबसे पहले आप बात शुरू करते हैं बातचीत से, टॉकिंग से। हाँ। टॉकिंग करते करते आप डिस्कशन पे आते हैं, डिस्कशन से फिर आप आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं। जी। डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट के बीच में एक बड़ी छोटी सी लाइन होती है, हम्म। जिसको कि आप कब क्रॉस कर लेते हैं पता नहीं चलता आपको। जी। हाँ, लेकिन आर्ग्यूमेंट का जो सबसे बड़ा पॉइंट है, भले ही आपको फील हो ना हो, उसमें जो है ना, आप दूसरे को सही नहीं साबित करना चाहते, आप अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं। और जब जी, आप खुद को सही साबित करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप गलत हैं। बिल्कुल सही। तो अब बात यहाँ पे आती है, क्योंकि आप लिखते भी हैं, तो क्या आप गाते भी हैं? क्योंकि अगर आपकी वाइफ नाराज होती है तो आप उन्हें मनाते कैसे हैं? गाना गा के? हाँ, एक गाना, एक ना बड़ी अच्छी सी लाइन मैंने उनके लिए बनाई हुई है, अच्छा। जिसको मैं अपनी कॉपीराइट बोलता हूँ उनके लिए। हाँ हाँ हाँ। तो उनको मैं बोला करता हूँ, उनको ना शुरू से जब से हमारी शादी हुई तब से मैं उनको यही बोलता था, यार चेहरा जो तेरा बस गया है आंखों में मेरी, हाँ हाँ। चेहरा जो तेरा बस गया है आंखों में मेरी, हर शय में नजर आती है मुझे सूरत तेरी। अरे वाह, क्या तो बात। वो जो है ना, शुरू में उनको बड़ा अच्छा लगता था। हाँ। बट जैसे जैसे हम उम्र के पड़ाव में आगे बढ़ते गए हैं, जी। अब वो कहती है नहीं यार ये लाइन गलत है आपकी, कि हर शय में नजर आती है सूरत तेरी। मैं कल को आप किसी के साथ भी खड़े हो जाओगे, बोलोगे यार मेरे को तो तू ही दिखी, हाँ। तो वो गलत। यार फंस जाते हैं, है कि नहीं? हाँ। तो फंस जाते हैं तो क्या करते हैं? हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं कि अरे माफ कर दो देवी, ऐसा कुछ कहते हैं? नहीं, मैं सर ऐसा तो नहीं कहता माफ कर दो देवी, बट हाँ मैं ये जरूर कहता हूँ, यार देखो कि मैं इसलिए नहीं देख रहा हूँ किसी को कि भाई मैं आपको नीचा दिखाना चाह रहा हूँ, या मैं आप कह रहा हूँ कि भाई अब आप में वो क्वालिटी नहीं रही, या अब हाँ। आप वो उस तरह से खूबसूरत नहीं रही। हाँ, मैं ये जरूर देखना चाहता हूँ कि भाई देखो, आंकना देखना तो मैंने ही है, आपको भी मैंने देखना है, जिसको देख रहा हूँ उसको भी मैंने ही देखना है। लेकिन मैं ये देख के ये अंदाजा लगाना चाहता हूँ कि भाई अभी आप के लेवल पे पहुंचने के लिए उसको और क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि हर आदमी अपने आप में यूनिक है, हर आदमी अपने आप में अमेजिंग बिल्कुल। है, तो क्वालिटी बिल्कुल। सबके पास है।
जी हमारा जो पर्पस होना चाहिए वो ये होना चाहिए, जो आपकी क्वालिटीज हैं उसको मैं और अच्छे से आगे लाने के लिए आपकी हेल्प करूं, जी बिल्कुल। और सिमिलरली आप भी मेरी हेल्प कीजिए। हम्म, तो दीपक जी, अब हम अपने इंटरव्यू के लास्ट सेक्शन में आते हैं। तो यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि तो आपका, क्योंकि काम तो बंद है, तो उसके अलावा, लिखने के अलावा और क्या काम कर रहे हैं आप जिससे घर चल सके? सर घर चलाने के लिए तो अभी मैं ये कहूँगा, बस अपनी कंपनी को धन्यवाद है अच्छा। कि वो कुछ कुछ मनी इन्फ्यूज कर रही है, जिसकी वजह से चला हम्म, पा रहे हैं हम घर। और बिल्कुल। मेरी वाइफ मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। जी मेरी वाइफ और एक्स्ट्रा काम कर रही है अब, जो पहले नहीं करती थी अब वो और एक्स्ट्रा काम करने लगी हैं, जी। तो वो भी मुझे सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा में जो हमें सपोर्ट है वो है हमारी कम्युनिटी से। जी भले ही हमें मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा, जी लेकिन हाँ, वो हमारा लेवल बढ़ाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। जी जी। जिन चीज़ों के बारे में मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं था, वो हम्म, सब चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे पास में उन सब लोगों का साथ है, उन सब लोगों का हाथ है, जी जो कि मुझे आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहे हैं। ये भले ही कहते हैं ना, पेड़ को काटना आसान काम है, आप जी। जल्दी से काट सकते हैं, लेकिन अगर वही पेड़ आपको उगाना पड़े, तो बहुत मेहनत का काम है, बड़ी सब्र का सालों का काम है। मेहनत है तो साहब, सालों की मेहनत है, बिल्कुल हाँ, सही कहा। बिल्कुल। तो अब जो है ना, अब ये जो मैं काम कर रहा हूँ, इसमें मेहनत लगेगी, लेकिन हाँ, कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा कि यहाँ से भी आपको बेनिफिट मिलने लगेगा। बिल्कुल सही कहा। तो इसीलिए और इसके हम अलावा में मैंने बताया, हाँ, जी जी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मैं जो है वो स्पिरिचुअल बुक सेलिंग का काम करता हूँ। स्पिरिचुअल बुक जी। बिज़नेस है मेरा, हम्म, जिसमें कि मैं भगवद गीता बेचता हूँ, और वो हम्म, भगवद गीता जो है ना खुद से बोलती है। उसके साथ एक डिवाइस आता है, उसको आप उसमें टच करेंगे, वो ऑटोमेटिकली अपने आप बोलेगी और हम्म, आपको वो पूरी भगवद गीता सुना देगी। ओके। तो होता क्या है ना, देखिए अगर हम वैसे बात करें तो भगवद गीता हर आदमी के पास है, हर हम्म, घर में मिलेगी, हम्म, लेकिन आजकल हम पढ़ते नहीं हैं। हम्म, हम सब क्यों नहीं पढ़ने पढ़ते? की। बिल्कुल। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि जो संस्कृत है ना, उससे हमारा नाता बहुत दूर का हो गया है। हम्म, वो अब हमारे लिए देववाणी हो गई है। पहले भी देववाणी थी, अब बिल्कुल ही हो गई है। तो हम्म, अब हम उससे काम नहीं करते। फिर आ गई हमारी हिंदी। हिंदी हमारी महारानी है, जिसको कि हम इस्तेमाल तो करते हैं, बट रुक-रुक के, जहाँ बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए जो टर्म है ना, इंग्लिश और हिंदी का मिक्स, हिंग्लिश, इंग्लिश। जी वो प्रचलन में आ गया। वो प्रचलन में आ गया। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं, तो पूरी तरह हिंदी भी नहीं बोल पाते। जी। तो वो महारानी की तरह है। आप देखिए ना, हर जगह पखवाड़ा होता है, साप्ताहिक होता है। हाँ भैया, हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, हिंदी सप्ताह चल रहा है। तो हिंदी की वैल्यू जो है ना, वो कम होती जा रही है। भले ही वो हमारी मातृभाषा है, भले ही वो हमारी राष्ट्रभाषा है, बट फिर भी हम उसको तवज्जो नहीं देते। जी। उसके बाद में एंड में आती है इंग्लिश। हम्म, इंग्लिश जो है वो सब जगह चलती है। इंग्लिश का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इंग्लिश जो है ना, आप नॉर्थ से लेकर के एक्सट्रीम साउथ तक चले जाइए, सब आदमी समझ लेते हैं। हम्म, उसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि हमारे ऊपर जो है ना ब्रिटिश शासन रहा 200 वर्ष। हम्म, तो उन्होंने, क्योंकि ऊपर से नीचे तक राज किया, तो उन्होंने उस चीज़ को हर जगह डाल दिया है। हमारे नॉर्थ इंडियंस साउथ इंडिया में नहीं जा पाए, तो हमारी हिंदी नॉर्थ इंडिया में ही रह गई। उनकी संस्कृत, उनकी तमिल, तेलुगु, मलयालम, वो सब वहीं रह गई। और आज भी अगर हम कहें, तो आदमी कहता है यार छोड़ो, कौन सीखेगा? अनलेस एंड अनटिल कि आपको वहाँ पे जाके बसना है या रहना है। जी तो बिल्कुल कोशिश वही। यही करनी चाहिए हमें। हाँ, जी बिल्कुल। तो मगर वो मल्टीकल्चर फैसेट तो रहता ही है। और हाँ, कुछ शब्द तो हम भी पकड़ लेते हैं, अगर कोई अपने इर्द गिर्द कोई दोस्त स्कूल में या कॉलेज में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में कोई ऐसा है जो दूसरे प्रांत का है, तो हम लोग उसकी भाषा भी थोड़ी बहुत पकड़ लेते हैं, भले सही से बिल्कुल, फ्लुएंटली बिल्कुल। बोल नहीं पाए, पर समझ जी, जी, जी। जरूर लेते हैं। ये बात सही है। तो अंत में मैं दीपक जी चाहूंगा कि आप हमारे ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहें। और क्योंकि अ, आपने जैसे बताया कि कैसे अल्टरनेटिव, आज जिनका मूलभूत ये था कि टूर एंड ट्रैवलिंग पे आधार था पूरा, आपका सोर्स ऑफ इनकम वही था, तो आज कोरोना के बढ़ने की वजह से जब वो सब चीज बंद है, तो आपके भी रोजगार के लिए आपको दूसरे तरफ जाना पड़ रहा है। तो वैक्सीनेशन हो जाएगी तो थोड़ा सा एक पॉजिटिवनेस आएगा और हो सकता है लोग ट्रैवल करना शुरू करें। बहुत लोगों के रोजगार ट्रैवलिंग से, हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, डायरेक्ट इनडायरेक्टली करोड़ों लोग एम्प्लॉयड है।
तो इसलिए ये भी ठीक बात है एक सर। संदेश हम दोबारा देना चाहेंगे इस के माध्यम से कि वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। आपकी जरूर तरफ जरूर से एक बिल्कुल संदेश चाहेंगे कि आप हमारे ऑडियंसेस को दें। सर, मैं एक संदेश देना चाहूंगा जो कि मेरा फेवरेट कोट है। मोटिवेशन आप कैसे रख सकते हैं अपने आप को। मेरा फेवरेट कोट है, व्हेन देयर इज ग्रोथ चेंज इज ऑटोमेटिक। व्हेन देयर इज ग्रोथ चेंज इज ऑटोमेटिक। इफ आई फियर चेंज इफ आई फियर चेंज हाउ कुड देयर बी ग्रोथ। तो ये जो है ना, ये मुझे मोटिवेट रखता है और यही जो है मेरी पंच लाइन है। अगर बिल्कुल आपको सही। लाइफ में आगे बढ़ना है तो हम्म, यकीन मानिए कि जब आप पैदा हुए थे तो इतने छोटे से थे, हाथ में आ जाते थे, लेकिन अब आप हाथ में नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो बिल्कुल। वो तभी होगी जब चेंज होगा। जी। अगर आप चेंज से बचेंगे तो फिर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। जी। इसलिए चेंज को आने दीजिए, ग्रोथ को होने दीजिए। जी। ग्रोथ को कैसे करना है वो आपके हाथ में है, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट नहीं बनाती। अगर आप गलत चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आप परफेक्शन में भले ही चले जाएँ, लेकिन गलत जो है वो कभी भी सही नहीं हो सकता। जी। तो बिल्कुल सही कहा। राइट प्रैक्टिस, करेक्टनेस, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास में सोचने की शक्ति है, आपके पास में समझने की शक्ति है। तो आप जो है ये सोचिए, ये समझिए कि जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है? कहते हैं ना, दूध का उबाल एक बार आया, ठंडा पड़ गया। लेकिन वो एक बार जब आता है, अगर आपने टाइम पे फ्लेम को धीमा नहीं किया या बंद नहीं किया, तो वो दूध फिर उस भगोने में नहीं रह जाएगा, उस पतीली में नहीं रह जाएगा, वो वहाँ से बाहर निकल जाएगा। जी। एक बार जो चीज़ उसको फिर वापस लाना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जी। बदलाव को आने दीजिए और अपने आप पे संयम रखिए और हाँ, ग्रोथ पॉज़िटिव होगी, अगर बिल्कुल आप सही सोच रखेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने दीपक जी। और मैं इसी के साथ हम लोग इस इंटरव्यू के समापन पे आते हैं। और आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने समय निकाला और हमें अपना वक्त दिया और अपने बारे में बताया। और आपने काफी सारी मोटिवेशनल बातें भी हमारे साथ शेयर की जो सोचने योग्य हैं लोगों के। और उसके साथ साथ आपकी कविताएं भी आपने जो अगेन समाज के अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं उनके बारे में दर्शाती हुई पंक्तियां आपने हमारे साथ शेयर की। उसके लिए फिर से थैंक यू सो मच दीपक जी। और हमारे ऑडियंसेस को अपना ख्याल रखिएगा और जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन करवाइए। जब भी आपका नंबर आए आप वैक्सीनेट जरूर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।